Okay. So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड पिछले सेशन में हमने बात करी थी अबाउट वेरियस टेक्निक्स फॉर स्पाइनल ट्रैक्शन. तो जब हमने स्टार्ट किया था वी डिस्कस्ड अबाउट द सर्वाइकल स्पाइन एंड कैसे जितने भी अपर बॉडी के जो हमारे नर्व रूट्स हैं, बेसिकली नाभि से ऊपर का जो एरिया है उसमें जितने भी नर्व रूट्स हैं, चाहे वो हमारा सेंसेशन को कंट्रोल करें, चाहे वो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करें, वो सब सर्वाइकल स्पाइन के जरिए होते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ सर्टेन स्ट्रेचेस कैन रिलीव एनी unwanted pressure from that particular segment. तो जो unwanted pressure जो होता है अगर पूरे आपके cervical spine पे बहुत ज़्यादा है, उसके कारण cervical spondylosis भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों होता है. हम जब भी किसी मूवेबल जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज से दैट इट इज सब्जेक्ट टू आर्थराइटिक चेंजेस एंड इट विल गो थ्रू दोस चेंजेस एट सम पॉइंट और द अदर. एक जनरल रूल ऑफ थंब ये बना हुआ है कि 50 की एज के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट वो हमेशा पूरी तरह से वो सच नहीं होता है. कई बार आर्थराइटिक इश्यूज 50 के बाद जाके कहीं 70s 80s में जाकर भी शुरू होते हैं. वहीं एट द सेम टाइम इन टुडेज डे एंड एज नाउ विद सर्टेन आई वुड से लाइफस्टाइल चेंजेस, सर्टेन चेंजेस इन द वर्क प्लेस, और हम अपने रिसोर्सेज का हम कैसे यूज करते हैं और इन सम केसेस हम कैसे उनका मिस यूज करते हैं, उसके बेसिस पे वी हैव सीन कि आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स इन सर्टेन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ बॉडी, चाहे वो उंगलियों में हो, चाहे एल्बोज में हो, नेक में हो, लोअर बैक में हो, वो कई लोगों को 20 से 30 के रेंज में भी शुरू हो जाता है, जो एक टाइम पे हम 50 का एक थ्रेशोल्ड मान के चलते थे. नाउ दैट थ्रेशोल्ड इन सर्टेन पीपल हैज कम डाउन टू इवन 20, like mid 20s or maybe mid to late 30s also, which in itself is very surprising to see. ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बहुत रेयर ऐसा हमें देखने को मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली अब आज के समय में धीरे धीरे वो केस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर ज्यादा जहां पे कम उम्र के पेशेंट्स में आर्थराइटिक प्रॉब्लम ज्यादा. इन देम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज स्लाइटली मोर कॉमन बिकॉज नेक की मोबिलिटी ज्यादा है, उसको हेड का वेट बेयर करना ही है पूरा टाइम. इट कैन नॉट एलिवेट द प्रेशर फ्रॉम इटसेल्फ. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, अगर हम चाहे नीचे की ओर देखें, चाहे हम ऊपर देखें, चाहे हम दाएं बाएं देखें, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो सेगमेंट हमारा मूव करता है वो हमारा नेक ही करता है. तो नेचुरली जिसकी जितनी मोबिलिटी होगी उसमें आर्थराइटिक प्रॉब्लम भी उतनी ज्यादा. सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है. मतलब although it is orthopedic in nature, but as far as the onset of cervical spondylosis is concerned, उसे हम जहां आज से 30-40 साल पहले या आज से 50 साल पहले तक भी एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन के तौर पे ट्रीट करते थे, नाउ वी से इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज. एंड ऐसे बहुत से डिजीजेस हैं जो पहले किसी और कैटेगरी में थे आज से 50 साल पहले, या फिर उनकी कोई कैटेगरी थी ही नहीं, क्योंकि वो केस इतने आई वुड से इतने रेयर होते थे
कि किसी ने उनको कभी कैटेगराइज करा ही नहीं किसी तरह से। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें डायबिटीज का, अगर हम आज से वी गो बैक लेट्स से 50 इयर्स और मे बी इवन लेट्स से 60 इयर्स, बाहर के देशों में होता था, ऐसी बात नहीं है। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ इट वाज इनिशियली जब फर्स्ट डायग्नोस्ड तो they found out कि its prevalency is quite high, but as far as the India is concerned and the Indian population is concerned, उसमें 50 साल पहले की जो population है, the prevalency of having diabetes, and I'm not talking about diabetes by birth, I'm talking about the normal diabetes that we acquire ड्यूरिंग आवर लाइफ, उसका प्रेवलेंसी आज से 50 साल पहले जितना आज है उसका शायद 10% भी नहीं हुआ करता था, उससे भी कम हुआ करता था। तो इसीलिए तब के समय में जब वो इनिशियली डायग्नोस करते थे तो वो उसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना कहते हुए they used to just do not categorize itself and keep it separately कि हमें नहीं पता कि ये क्या है या क्यों है, उसका ऑनसेट क्यों हुआ। कोई डॉक्टर से अगर पूछ भी ले उस टाइम पे आज से 60 साल पहले तो वो कहते थे कि हम नहीं जानते। there might be certain again lifestyle changes, but उस टाइम पे लोग उसमें इतना ध्यान नहीं देते। आज के समय में it is a metabolic disorder and it is quite a severe one, but अब क्योंकि लाइफस्टाइल में भी इतने चेंजेस आ गए हैं तो कई बार in certain cases doctor do categorize diabetes for certain patients as a lifestyle disorder. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी इसी तरह से है, अगर तो वो एज की वजह से ही उसका ऑनसेट शुरू हुआ है देन इट इज एन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, और अगर थोड़ा यंग एज में उसके सिम्टम्स ज्यादा हैं और या फिर सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं आपस में किन्हीं दो पेशेंट्स के बीच में, देन वी से इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। एंड हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप कोई भी एक्टिविटी अपने घर में, आप पूरे दिन में कितने ही काम कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी काम करें अगर वो चीज आपकी हाइट से नीचे है, व्हाटएवर टास्क यू आर डूइंग, इफ दैट इज स्लाइटली लोअर, तो आप उसको नीचे ऐसे ना देखते हुए आप सीधे होके बैठा करिए उस टाइम पे। आप जो भी टास्क कर रहे हैं, इफ पॉसिबल सिट ऑन अ चेयर एंड इन फ्रंट ऑफ अ टेबल, ताकि आपके हाथ सपोर्टेड रहे वो काम करते हुए। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल कि घर में बैठ के कोई अगर बुक पढ़ते हैं या कोई अखबार पढ़ते हैं, अ वेरी कॉमन थिंग, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, तो अखबार पढ़ने के लिए अगर हम इसको ऐसे खोल के बैठे तो वी लुक लाइक दिस, हम थोड़ा सा चिन को नीचे की ओर टक करके ऐसे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस, अगर आप थोड़ा सा पीछे को लीन करें या टेबल के ऊपर रखें उसको, तो यू जस्ट कीप योर फोरआर्म सपोर्टेड विद द टेबल, तो आप सीधा करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं। The only thing is कि क्यों हमें आदत है कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा आदत को बदलने की जरूरत होती है। But it is for a short time only, Anurag. हाँ जी, we don't read newspaper for a long time. It is only short time. मैम न्यूज़पेपर पूरा अगर किसी को एंड टू एंड पढ़ना हो तो कितनी देर लगेगी? Half an hour to 1 hour, not more than that. मैम 1 hour बहुत होता है। अगर आप 1 घंटे के लिए ऐसे करके अगर आप नेक को आगे फोल्ड करके बैठेंगे तो उसके लिए 1 घंटा काफी है। जितना उसको डैमेज करना है वो 1 घंटे में अच्छे से कर लेगा। आफ्टर अ स्ट्रेच ऑफ 15 और 20 मिनट्स धीरे धीरे वहां फिर पेन होनी शुरू हो जाती है, या पेन तो नहीं बट हाँ थकान हो जाती है उसमें अच्छे से।
सो बाय द टाइम 1 आवर गोज बाय तो फिर तो अच्छे से वो एरिया अकड़ जाता है। एंड सेम अप्लाइज फॉर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स एज वेल। आज के समय में तो स्पेशली जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है सभी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। आज से 2 साल पहले तक जहां 1-2 घंटे बैठते थे अब 6 घंटे भी कम लगते हैं। खैर, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस। सो सर्वाइकल स्पाइन की ज्यादातर एक्सरसाइजेस बैठ के ही होती हैं। ओके, सो इट इज वेरी लो टू मीडियम इंटेंसिटी। एट एनी पॉइंट इफ यू फील कि आपको नेक में पेन हो रहा है या आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी डिस्कम्फर्ट आपको लगे, उस टाइम पे आप बैठ जाइएगा। सिट एंड ऑब्जर्व एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सर्वाइकल स्पाइन के जस्ट सामने से जो 2 हमारी मेन आर्टरीज निकलती हैं, कैरोटिड आर्टरीज, स्पेशली फॉर पीपल हु आर हाइपरटेंसिव। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि कभी भी अगर आप नेक को आगे बेंड करते हैं, यू आर बेंडिंग एंड यू आर कंस्ट्रिक्टिंग द कैरोटिड आर्टरी। ज्यादा देर आगे की ओर बेंड करके नहीं रखना है किसी भी पोजीशन में, और ज्यादा दाएं बाएं जो ये मूवमेंट होता है ये भी ज्यादा बार नहीं करना। एक्सरसाइज करते समय 2-4 बार ऐसे कर लें, बात अलग है। अदर देन दिस, ड्यूरिंग योर एंटायर डेज रूटीन, ट्राई अवॉइडिंग दीज 2 मूवमेंट्स। अगर आपको टर्न करना हो, अगर आपको कुछ देखना हो, तो नेक को ऐसे टर्न करने से अच्छा है आप पूरे अपने बॉडी को ऐसे टर्न करिए। डू दिस, नॉट दिस। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर कोई चीज देखनी है तो ऐसे ना देख के हल्का सा या तो आगे को बेंड कर सकते हैं, या फिर इफ सर्टेन टास्क नीड्स टू बी डन तो उसको उठा के एक टेबल पे रख सकते हैं। ये कुछ 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें हैं। These are not, again, this is not rocket science. It's a very simple and a self-explanatory point. लेकिन इसको अगर आप फॉलो करें तो ये आपको इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्प करता है। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, ठीक से बैठ जाते हैं, बैक रेस्ट का सपोर्ट लिए बिना अच्छे से सीधे होके। स्टार्ट हम करेंगे थोड़ा नेक के स्ट्रेचेस के साथ ही, जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे ड्यूरिंग दी स्पाइनल ट्रैक्शन सेशन। सो ऊपर छत की ओर देखते हुए नेक को एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेंगे। आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। नाउ स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड, राइट वाले कान से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, लुक इन द फ्रंट। नेक को रिलैक्स करते हुए धीरे से इसको हम स्ट्रेच करेंगे। ऑपोजिट हाथ से स्ट्रेच करिए।
और लेफ्ट साइड से वापस राइट साइड से। सीधे सामने। हाँ, कमिंग टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, ये तो कुछ वार्म अप टेक्निक्स हो गए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, माथे पे रखेंगे इस तरह। ओके, अब सिर से हम आगे की ओर पुश करेंगे लेकिन हाथों से पीछे की ओर पुश करेंगे, सो इट क्रिएट्स अ काउंटर फोर्स एंड हेड मूव नहीं करता है, लेकिन आपको आगे की तरफ स्पेशली नियर दिस पार्ट थोड़ा प्रेशर फील होगा। सो कीप इट लाइक दिस, सिर से आगे पुश करते हुए अच्छे से जोर लगाइए। 10 seconds होल्ड एंड रिलैक्स। एक बार और आगे की ओर पुश करते हुए वापस अगेन दोबारा आगे पुश करिए, अब हाथों को पीछे रखेंगे इस तरह। अगेन नाउ वील पुश बैक, तो पीछे की ओर धक्का लगाते हुए होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स। एक बार और पीछे की ओर धक्का लगाइए। एंड रिलैक्स। एक बार और पीछे, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। नाउ फॉर द लेफ्ट साइड, हाथ को इस तरह से लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड अगेन हाथ के डायरेक्शन में जोर लगाएंगे दोबारा। सो पुश करते हुए लेफ्ट, अगेन होल्ड करेंगे उसको 10 सेकेंड्स। राइट, राइट की तरफ जोर लगाते हुए लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, नीचे, दोनों हाथ नीचे।
जब भी हम पीछे की तरफ सिर को पुश करते हैं या साइड में करते हैं, सामने की तरफ उतना फील नहीं होता, पीछे की तरफ जब हम इस तरह से पुश करते हैं तो समटाइम्स वी फील नियर द बेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, C7 स्पाइन। अगर आप पीछे अगर नेक पे हाथ फेरें तो हल्का सा एक जगह पे आपको एक उभार सा फील होता है कि जहां से लगता है कि हड्डी थोड़ी सी बाहर ऊपर को उठी हुई है। दैट इज योर C7 स्पाइन, बेसिकली द लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जो बाद में जाके थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ती है। वहां पे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई पीछे ऐसे बाहर की ओर खींच रहा है। इफ यू फील दैट पुल while doing the exercise, especially अगर हम पीछे की तरफ जब हम जोर लगाते हैं, हम हाथ से पीछे ऐसे पुश करते हैं, at that time if you feel it, तो उसका मतलब होता है कि अभी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुरू नहीं हुआ है, the problem is not that severe। अगर वो पुल फील नहीं हो और उसकी जगह अगर इसमें दर्द हो, then we say कि प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। सो ये जस्ट एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है पता लगाने का कि अगर हमें सर्वाइकल है या नहीं। कई बार जब हम बात करते हैं सर्वाइकल के बारे में तो एक मन में पहला क्वेश्चन आता है कि नीचे देखने पे चक्कर आते हैं क्या। एक बार हम पेशेंट से भी पूछते हैं तो पेशेंट अगर कहें कि हाँ हमें नीचे की ओर देखते हुए चक्कर आते हैं तो we are pretty sure that he has cervical spondylosis, but कई बार that test can be wrong also, वो बहुत ही रिलायबल तरीका नहीं है चेक करने का। तो उससे थोड़ा सा बेटर तरीका ये है कि अगर आप पीछे की तरफ धक्का लगाएं किसी भी चीज को और अगर आपको यहाँ पेन फील हो नियर द C7 spine, then it is more probable that you have cervical spondylosis. Now coming to the next exercise, दोनों हाथों को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ऐसे एल्बोस को अपनी बेंड कर लेंगे इस तरह 90 डिग्री पे ऐसे रखेंगे एंड ऊपर छत की ओर देखते हुए हाथों को ले जाएंगे पीछे, अच्छे से पीछे की तरफ इन्हें स्ट्रेच करेंगे। वापस सामने एक बार और पीछे स्ट्रेच करिए, वापस सामने एक बार और स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ, ऊपर छत की ओर देखते हुए, वापस अगेन लुक अप, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक पे जैसे मैंने बताया कि अगर प्रेशर ज्यादा हो तो एक प्रॉब्लम डेवलप होती है, बट उसी के साथ साथ अभी एक बड़ी रिसेंट स्टडी रही है, ये भी ज्यादा समय नहीं हुआ, ऐसे कुछ 8-10 साल ही हुए हैं अभी, कि अगर हमारे शोल्डर ब्लेड्स और द लोअर साइड ऑफ द जॉइंट कैप्सूल अगर इसमें स्टिफनेस हो किसी कारण से तो इन द लॉन्ग रन वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्रिएट कर सकती है बॉडी में। उसके पीछे का लॉजिक सारा ये है कि अगर आपके शोल्डर ब्लेड्स के आसपास के जितने भी मसल्स हैं अगर वो किसी कारण से कमजोर हैं या फिर अगर उनमें किसी तरह की कोई इंजरी हुई है
या फिर इन जनरल अगेन कमिंग टू द लाइफस्टाइल डिजीज पार्ट की, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हम उनका ज्यादा यूज नहीं करते, तो उस केस में इफ दे ऑल ऑफ अ सडन इफ दे हैव टू लिफ्ट सम हैवी वेट, तो वो अपना उस वेट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे एंड दे विल नीड हेल्प फ्रॉम द मसल्स ऑफ अपर बैक आल्सो, एंड अपर बैक को कहीं ना कहीं पे स्ट्रेंथ देने के लिए नेक की भी जरूरत होती है। तो अगर सपोज करिए कि हमने कोई अपना बहुत ज्यादा कुछ हैवी सामान अगर नहीं उठाया है काफी टाइम से, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमने कुछ सामान सपोज करिए नीचे जमीन पे पड़ा है एंड हमें उसको आगे कैसे झुक के ऊपर उसको उठाना है, इन दैट केस एल्बोज को बेंड करने के बाद एक जगह पे मेंटेन रखने का काम शोल्डर ब्लेड्स का होता है। बट इफ वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, या हमने बहुत लंबे समय से एक्टिविटी नहीं करी है अगर, तो उठाते समय ऊपर इस तरह से कई बार नेक का मसल पुल हो सकता है, लोअर बैक का मसल पुल होने के भी चांसेस होते हैं, बट नाउ दैट रीसेंट स्टडीज हैव शोन कि मोर लाइकली कि जो अपर बैक के मसल्स हैं, अपर नेक के मसल्स हैं या शोल्डर के यहाँ जो मसल्स हैं, ये ज्यादा सिवियर तरीके से पुल हो सकते हैं। सो टू स्ट्रेच देम एंड टू मेक श्योर कि वो पुल ना हो, आप दोनों हाथों को दोबारा इस तरह से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर के ऊपर ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा सेंटर से जरा दूर रखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे, ताकि एल्बो जो है ऑपोजिट हैंड की, बेसिकली एल्बो सिर के टॉप को इस तरह से टच कर रही है। हल्का सा अगर सिर बेंड हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ी ग्रिप टाइट रखेंगे अपनी एंड ऑपोजिट साइड में इसको खींचेंगे। सो जो हाथ बाहर की तरफ है इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, खींचिए और जोर से, वापस, देन ग्रिप टाइट रखिएगा, हाथ छूटना नहीं चाहिए बीच में। ऐसा करने से शोल्डर पे पेन हो रहा है मैम? हल्का सा होगा क्योंकि हम शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को एकदम बाहर की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर आपको पेन हो रहा है देन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तब मत करिए, अगर हल्का हल्का है देन यू आर डूइंग इट करेक्टली। हल्का सा इधर की ओर स्ट्रेच करने पे मेरे को भी होता है, ज्यादा ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा पेन, ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा है दर्द हो ही रहा है, मतलब बहुत तेज फेयर तो नहीं हो रहा, मतलब दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे अगर नहीं टॉलरेट किया जाए तो यू मे स्किप दिस एक्सरसाइज, कोई बात। दोनों हाथ नीचे, वेरी गुड। Anyone else felt pain in their shoulder? अगर कहीं पे फील हुई हो तो आप बता सकते हैं, और किसी को हुई? Not a pain, but just a stretch. You know, you feel this स्ट्रेच तो stretch. आना चाहिए, स्ट्रेच तो आना चाहिए, वो स्ट्रेच करना ही पूरा पॉइंट है उस एक्सरसाइज का। सो अगर अनुराग, जब आप तो मेरे से doing ये it कर correctly। अनुराग, जी जी जब आप ये कह रहे थे ना, हैंड्स पीछे करके जी, यू गो बैक स्ट्रेच, पुट द प्रेशर ऑन योर आर्म्स, और आर्म्स से फिर प्रेशर आगे को करिए। उस टाइम जी। मुझे वॉमिटिंग सी लग रही थी। then you may skip that exercise। I almost ready to throw up। उसमें
और जब आपने कहा आगे माथे पे डाल के उसको आगे करिए, ये 2 पे मेरे को प्रॉब्लम हुई है। सर्वाइकल होगा इनको। सर्वाइकल भी हो सकता है, और कई बार जो हमारे इनर ईयर में देयर माइट बी समथिंग दैट इज बॉदरिंग इट, कई बार उस वजह से भी हो सकता है। बहुत कारण होते हैं खैर इसके पीछे, तो एक डायग्नोस कर पाना कई बार आसान नहीं होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। So, similar to what we were doing during the cervical traction, आप एक हाथ इस तरह से चिन के नीचे रखेंगे, okay? यहाँ पे ऐसे पूरे अपने जॉ लाइन के अराउंड। दूसरा हाथ सिर के पीछे रहेगा इस तरह, एंड जो हाथ नीचे जॉ लाइन के पास है, इससे पूरे अपने नेक को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। वेरी केयरफुली, झटका नहीं देना है बिल्कुल भी नेक को, बहुत ही स्लोली मूव करते हुए ऊपर। नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए। एंड वापस नीचे, बहुत ही धीरे से ऊपर की ओर उठाना है और बहुत ही धीरे धीरे वापस नीचे लाना है। अगेन पुल अप, डाउन, अप, again up, नेक को बिल्कुल सीधा रखिएगा, दाएं बाएं नहीं देखना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है, सामने सीधे देखना है। डाउन, ऊपर और पुल अप, हाथ से जोर लगाना है ऊपर, नेक से नहीं लगाना। एंड दोनों हाथ नीचे। थोड़ा सा अपने अगेन नेक के फैसेट जॉइंट्स को और अच्छे से अनलॉक करने के लिए ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी है, सो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए पहले, उसके बाद ही करिएगा। व्हेन आई से ओनली देन यू डू। और आपके सामने एक टेबल हो, कोई फ्लैट सरफेस हो, अगर थोड़ा उसके पास आ जाएंगे, जैसे मैंने जिस टेबल पे यहाँ पे जहाँ अपना लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा लैपटॉप को पीछे कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो सी। इस तरह से थोड़ा सा लैपटॉप को पीछे किया तो ये मेरे सामने टेबल है। टेबल और एनी फ्लैट सरफेस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। विल स्टार्ट विद द राइट साइड, सो अपना राइट हैंड ऊपर रखेंगे टेबल पे एंड उसको रखेंगे इस तरह से चिन के नीचे। ओके, देन आप एक बार सब पहले ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही करिए। अभी मेरे साथ साथ कोई रिपीट नहीं करेगा पीछे पीछे, जब मैं कहूंगा तभी। हल्का सा लेफ्ट की तरफ अपने हेड को टिल्ट करा इस तरह, देन जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ लेकर गए ऐसे, एंड बहुत हल्के हाथ से उसको हम रोटेट करते हैं। अगेन
जो हाथ है वो टेबल पे रखिएगा, ये वाला हाथ हवा में नहीं होना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए या किसी भी एक फ्लैट सरफेस पे सपोर्टेड होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। नेक को जब हम ट्विस्ट करते हैं, अगर कोई फैसेट जॉइंट अनलॉक होते समय ज्यादा पुल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बी वेरी केयरफुल। इस तरह से रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आएगा यहाँ, और लेफ्ट हैंड जो सर के ऊपर है, यहाँ जो है हाथ, इससे इसको नीचे की ओर खींचते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस सीधे। थोड़ा सा पेन होता है इसमें, अभी मैंने किया, हल्का सा मेरे को भी हुआ, बट बी वेरी केयरफुल व्हाइल अगेन। देन दूसरे हाथ से भी लेफ्ट वाला हाथ नीचे यहाँ रख लेंगे इस तरह, हैंड पीछे, एंड अगेन वी ट्विस्ट। एक बार और, वापस सीधे हो। ये स्ट्रेच हम ज्यादा बार नहीं कर सकते, एक दो बार ही कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर ट्विस्ट करते समय अगर एक ऐसे टक की आवाज आए आपको, देन नहीं करना है, देन दैट मींस जितना स्ट्रेच करना था कर चुके आप। एक्चुअली में हमारे जो लंबर स्पाइन है, लोअर बैक के फैसेट जॉइंट्स को अनलॉक करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो अपर बॉडी का वेट अगर वो पूरा बेयर कर रहे हैं, तो अपर बॉडी को अगर हम थोड़ा ज्यादा एक फोर्स के साथ अगर हम दोनों तरफ को टर्न करें तो इट कैन अनलॉक इटसेल्फ इजीली। नेक इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि नेक के ऊपर ज्यादा वेट नहीं है। नेक के ऊपर वेट किसका है? सर का है। हमारा सर कितना भारी होगा? 3 किलो, ज्यादा 4 किलो, उससे हैवी नहीं होता है हमारा। यूजुअली 3 kg के अंदर ही पूरा हेड रीजन इतना समाया होता है। सो उस पे ज्यादा वेट नहीं पड़ता है। इट इज नॉट इजी फॉर इट टू गेन इनफ मोमेंटम कि वो इस तरह से मूव करते हुए अपने आप को अपने फैसेट जॉइंट्स को अनलॉक करता है। तो इट नीड्स सम मैनुअल सपोर्ट फॉर दैट। तो फैसेट जॉइंट्स को अनलॉक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बस थोड़ा सा इसमें रिस्क ये है कि अगर ज्यादा स्ट्रेच किया तो मसल पुल हो सकता है एंड प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यूजुअली जब भी हमें नेक को मोबिलाइज करना हो तो हम अपनी तरफ से पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते हैं कि आप खुद करिए। सो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो भी लास्ट में कराई है, ये आप सिर्फ तब घर पे खुद ट्राई करें व्हेन यू आर श्योर कि आपको आपकी नेक में आपको ज्यादा स्टिफनेस लग रही है तब, या फिर अगर आपको लगे कि अगेन जैसे मैं बताया ना, अगर हमें कुछ टर्न करके इस तरह से देखना है, अगर आपको लगे कि आप टर्न करना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा किसी कारण से नेक को घुमा नहीं पा रहे पूरा उस तरफ, या घुमाते समय लग रहा है कि ऑपोजिट साइड में बहुत ज्यादा खिंचाव सा महसूस हो रहा है, ओनली एट दैट टाइम यू डू। अदरवाइज अगर आप ये स्ट्रेच अगर ना भी करें तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, नो हार्म। So these were the exercises for cervical spondylosis, and now if you have any questions आप अपना mic on करके पूछ सकते हैं। Good morning, Dr. Anurag. Good morning, good morning. Can you please throw some light on muscle relaxant? What are your views on it? So मसल रिलैक्सेंट, देखिए मस्कुलर पेन हो या कोई ऑर्थोपेडिक पेन हो किसी भी तरह का,
या अगर कोई मस्कुलर सोरनेस हो कहीं पे स्पेशली। एज फार एज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज कंसर्न, मेरा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा स्पेशलाइजेशन आगे फर्दर स्पोर्ट्स इंजरी में है, सो आई मोस्टली डील विद एथलीट्स। एथलीट्स के केस में मसल रिलैक्सेंट ऑल्दो हम बहुत रेयर यूज करते हैं, लेकिन कई बार करना पड़ता है क्योंकि द टाइप ऑफ इंजरी दैट दे हैव, उनके केस में इन्फ्लेमेशन बड़ी फास्ट होती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि कोई फुटबॉल खेल रहा है सपोज करिए, और फुटबॉल खेलते हुए बॉल को डिफेंड करने सामने से जो प्लेयर आया उसने सोचा कि मैं किक करूंगा बॉल को, लेकिन बॉल को तो किक करा नहीं, उसकी टांग पे आके जूता लगा सामने वाले का। दिस हैपेंस अ लॉट। शिन बोन के पास तभी शिन गार्ड पहनना पड़ता है फुटबॉलर्स को, क्योंकि सामने वाला जब किक मारता है आधा टाइम तो वो बॉल को लगती नहीं है, वो उसके पैर पे ही लगती है आके। सो दे हैव टू वेयर शिन गार्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगर किसी कारण से उसने ना पहना हो और वो जूता लग जाए पूरी तबीयत से, तो इट कैन फ्रैक्चर द बोन आल्सो एट सम पॉइंट। अगर फ्रैक्चर ना भी हो तो इट कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए वी गिव अ मसल रिलैक्सेंट कि आपके मसल्स अब बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आर्टरीज विल नॉट डायलेट, वहां पर ब्लड जाके जमा नहीं होगा, इसलिए वहां पर स्वेलिंग नहीं होगी। स्वेलिंग होती है फिर भी, लेकिन बहुत थोड़ी सी होती है, ना के बराबर होती है। मसल रिलैक्सेंट एज फार एज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इफ वी टॉकिंग अबाउट गिविंग अ मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन टू एन एल्डर, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक बार मसल रिलैक्सेंट लेने के बाद आप अगले कम से कम 6 से 8 घंटे कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर मसल रिलैक्सेंट अगर कोई किसी कारण से लेते भी हैं तो वो सोने से पहले लेते हैं, which in itself I am particularly not a very big fan of। क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपका जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही बेसिक बॉडी फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही और रिलैक्स करेंगे, वो उनका नेचर है, वो सोते समय भी करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी गहरी नींद में सोए हुए हैं, वो तब भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं, मेकिंग श्योर कि हम कंफर्टेबली सो पाए। इफ अ पर्सन लूजेस दैट एबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू वन टैबलेट दैट ही और शी टुक, तो वो टेम्परेरीली उसको रिलीफ दे देगा, लेकिन जब उसका असर खत्म होगा उस टाइम पे वो उसको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाता है। इन द सेंस कि जब मसल टोन एकदम जीरो हो जाएगी वो दवाई लेने से, मसल रिलैक्स हो जाएंगे, एंड व्हेन दैट पर्सन गेट्स अप, तो सारे जो जॉइंट है, जितने मूवेबल जॉइंट्स हैं, सब आपस में कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा अगेन वही टच करते हैं, और आर्थराइटिक प्रॉब्लम अगर किसी को ऑलरेडी हो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है उस वजह से। हर केस में नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंड दैट इज द रीजन आई पर्सनली नेवर प्रिस्क्राइब मसल रिलैक्सेंट टू एनी ऑफ माय पेशेंट अनलेस वो बिल्कुल हमारा लास्ट रिजॉर्ट बचा हो, जहां बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर आप मसल रिलैक्सेंट किसी कारण से लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम रख सकें आप अपनी तरफ से उतनी कम रखें, कीप इट एट अ मिनिमम, अनलेस अगेन और कोई ऑप्शन नहीं है, जहां बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो जाएं वहां पे आके ही उसको फिर हम शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं करते। थैंक यू डॉक्टर अनुराग, थैंक यू। एंड सेम गोज फॉर पेन किलर्स ऑल्सो। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जैसे कॉम्बीफ्लेम है, कॉम्बीफ्लेम एक बड़ा आई वुड से पॉपुलर पेन किलर है। वहीं कॉम्बीफ्लेम के साथ कौन सा आता है, डोलो 650 के नाम से आता है, वो बुखार के टाइम पे भी देते हैं। ऐसे ही फ्लेक्सॉन के नाम से एक आती है दवाई। ये सब बुखार तो उतार देते हैं बॉडी का, अगर फीवर ज्यादा हो तो दे विल रिलीव इट। एट द सेम टाइम फीवर की वजह से जो पूरा बॉडी में एक अकड़ाहट होती है या दर्द होती है उसको भी रिलीव कर देते हैं।
but they in the long run they damage your vital organs. जैसे कि कॉम्बी फ्लेम है, कॉम्बी फ्लेम ज्यादा लेने से लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही फ्लेक्सॉन ज्यादा लेने से भी लिवर डैमेज होता है इन द लॉन्ग रन। अल्ट्रासेट मैं अपनी ओर से ज्यादातर रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि वो एक जेनरिक मेडिसिन है, उसमें जो सॉल्ट है वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स थोड़ा किडनीज पे उसका भी असर पड़ता है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं है जितना बाकी दवाइयों का है। और पेन किलर्स स्पेशली जैसे कि कॉम्बी फ्लेम है या जो उससे भी कुछ एक आध और स्ट्रॉन्ग दवाइयां होती हैं। मॉडविस क्या कैसा है? मॉडविस ऐसा कुछ? मॉडविस तो मैम अगेन वो एक पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट का मिक्सचर सा है वो। अगेन नॉट समथिंग दैट आई पर्सनली प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर करते हैं, उन्होंने अब किस कारण से किया होगा वो वही जाने। मैं पर्सनली ज्यादा उसका फेवर में नहीं हूँ। डॉक्टर अल्ट्रासेट भी तो पेन किलर नहीं है? ये पेन किलर अल्ट्रासेट के बारे में मैं बता रहा था कि वो पेन किलर है, लेकिन उसमें जो सॉल्ट है इट इज स्लाइटली लेस पोटेंट देन दैट इन कॉम्बी फ्लेम। आई टेक इट। तो वो किडनीज पे अगेन किडनी पे असर करता है, लेकिन उतनी बुरी तरह से नहीं जितना जिससे मतलब थोड़ा लोगों को डर लगे उस चीज से, उतना नहीं करता। So it is a much safer alternative. Is there anything Ultraset 2? नहीं, अल्ट्रासेट सिर्फ उसी नाम से आती है, उसकी ना कोई पोटेंसी डिफाइंड होती है ना किसी और नाम से आती है। आजकल डोलो ही ज्यादा चल रहा है। डोलो तो फीवर की वजह से, वो अगर फीवर हो तब, अगर फीवर ना हो तो अगर आप डोलो नहीं भी लेंगे तो इट इज लाइक क्रोसिन 650, डोलो 500 या क्रोसिन एडवांस की तरह। क्रोसिन एडवांस भी 650 mg की आती है। अनुराग जी, वायरल फीवर, वो वायरल कह रहा हूँ, अगर टाइफाइड हो जैसे उस केस में कई बार दिया जाता है। अनुराग, what about Vertin which he's given me for my pain? तो वर्टिन का भी कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ है बॉडी पे, साइड इफेक्ट? वर्टिन का सच वर्टिन का साइड इफेक्ट बॉडी पे ना के बराबर होता है, चाहे उसका इंटेक ज्यादा भी हो तब भी इट्स नॉट देयर। ओके, बट वर्टिन इज फॉर वर्टिगो प्रॉब्लम। यस मैम, यस, पोजिशनल वर्टिगो के लिए होता है वो। इट इज फॉर वर्टिगो, करेक्ट। चक्कर आते हैं उस टाइम पे। यस, चक्कर आते हैं। What about etoricoxib and rofecoxib as a painkiller and anti-inflammatory for joint pain? लास्ट में सेकंड वाले कौन सी बताई आपने? Rofecoxib और etoricoxib। अगेन 2000 जेनरिक पेन किलर्स, लेकिन ज्यादातर जब बॉडी में कोई कहीं पर स्वेलिंग हो, ज्यादा सीवियर स्वेलिंग हो, at that time more preferable to give that. उसके अलावा अगर नहीं भी दें तो ठीक है, नुकसान नहीं होता। आजकल डॉक्टर जैसे कि फ्लेक्सॉन या कॉम्बिफ्लेम के लिए मना करते हैं कि वो नुकसान देती है, और रॉफिकॉक्सिब प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये लीजिए आर्थराइटिस के लिए। तो व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाट अबाउट किडनी पे असर नहीं डालती ना वो। जितने भी आर्थराइटिक मेडिकेशंस हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, वो किडनीज को थोड़े गलत तरीके से उस पर असर डालते हैं, क्योंकि हमारी किडनीज नहीं बनी है कैल्शियम को फिल्टर आउट करने के लिए। हम खाने को कैल्शियम खा लेते हैं, हमारे पूरे डेली जो हमारी डाइट होती है नेचुरल, उसमें भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। उसको बॉडी ज्यादातर जितना वो एब्जॉर्ब कर पाए 40% 50% जितना कर लेती है वो कर लेती है, बाकी वो इट इज बाहर निकल जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तब वो नुकसान करता है, क्योंकि तब वो फिर किडनी में स्टोन डेवलप कर सकता है। कैल्शियम ज्यादा इसलिए नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल, जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड हमें कई बार क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स के आसपास, वो क्रिस्टल्स भी अगर बॉडी से जब फिल्टर आउट करने हैं तो वो किडनी के जरिए ही फिल्टर होंगे, बिकॉज दोज क्रिस्टल्स are eliminated from the body through our urine.
तो यूरिन बनने के लिए तो किडनी में से ही जाता है, तो वहां पे कई बार अगर वो किसी कारण से किडनी में कहीं पे जाके फंस जाए, वहां से नहीं निकल पाए अगर वो, तो अगेन वो किडनी स्टोन डेवलप कर देता है। उस टाइम पे इट नीड्स समथिंग टू क्रिएट इनफ प्रेशर इन द ब्लैडर और इन द किडनी इटसेल्फ कि वो उसको एक धक्का मार के बाहर निकाल पाए। उस टाइम पे आपने कई बार नोटिस करा होगा, डॉक्टर्स जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो रेकमेंड करते हैं अगर आपको किडनी स्टोन हो तो दे से कि आप बियर पिया करो, उससे वो जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इफ यू ड्रिंक बियर यू हैव अर्जेंसी टू यूरिनेट मोर फ्रीक्वेंटली, ब्लैडर जल्दी फुल होता है, ज्यादा डिस्टेंड होता है बियर पीने से, इसीलिए आपको बार बार जाना पड़ता है, तो वो स्टोन को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। What are the elements from the stone or the crystal? वगैरह का क्या हुआ What है? are the elements? एक मिनट Which डॉक्टर what are the elements from this crystal or the stone? मैम एक मिनट जस्ट एक बार मैम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हाँ जी मिसेस गोयल आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी रोफिकॉक्सिब या इटोरिकॉक्सिब से मतलब गैस्ट्राइटिस के मतलब यू से दैट इट इज सेफर इन कंपैरिजन टू कॉम्बिफ्लैम। हाँ, मच सेफर देन कॉम्बिफ्लेम। बस साथ में अगर हिस्ट्री है डाइवर्टिकुलाइटिस की या अगर हिस्ट्री है कोई बहुत ही सीवियर स्टमक इन्फेक्शन की, तो उससे पहले या फिर सुबह उठ के खाली पेट एक पेंटॉप डी ले लेना चाहिए। या फिर अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है कुछ भी खाने के बाद, तो वो ले सकते हैं। ज्यादातर पेन किलर्स थोड़ा सा एसिडिटी क्रिएट करती है बॉडी। नहीं तो इटोरिकॉक्सिब से गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा हैं। गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा नहीं है मैम। अगर किसी को ऑलरेडी है तो उसके सिम्पटम्स एग्रेवेट हो सकते हैं। जिसको नहीं है, जिसको शुरू से था ही नहीं कभी, उसको दवाई लेने से होगा नहीं। अगर हो रहा है तो फिर उसके पीछे कुछ और कारण है, उसका दवाई से कोई लेना देना नहीं है। देन देयर माइट बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसके बारे में डॉक्टर ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। गैस्ट्राइटिस कभी भी गलत मेडिसिन के इनटेक से नहीं होता है, ये कई बार लोग गलती कर जाते हैं। गैस्ट्राइटिस इज ऑलवेज कॉज्ड बाय 3 फैक्टर्स। या तो आपकी डाइट गलत है, या फिर उस डाइट को, उस खाने को जिस एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया जा रहा है वहां कोई पैथोजन है जो इसको कॉज कर रहा है। तीसरा, आपके जो स्टमक के बैक्टीरिया हैं जो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम है एंड दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली डाइंग ऑफ। ये 3 कारण होते हैं जिससे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है लोगों में। इसीलिए जो हम बर्तन यूज करते हैं, कई बार बर्तन पे आप देखते हैं ना, हल्का सा कई बार कुछ साबुन अगर लगा रह जाए, छोटा सा हल्का सा, चाहे एक दाना भर भी हो उसका बर्तन धोने वाले साबुन का या डिश वॉशिंग जेल के वहां पर निशान रह जाते हैं। ऑलवेज रीवॉश दैट यूटेंसिल थरोली, ताकि वहां पर कुछ उसका एक ट्रेस भी ना रहे। क्योंकि जो डिश वॉशिंग सोप होते हैं उससे अगर उसका एक इतना सा दाना भी अगर चला गया ना अंदर पेट में खाने के साथ, बड़ा तंग करता है। ये गलती कई बार, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल ड्यूरिंग in their kitchen। क्या बता रहा गलती हो रह गया तो वो बर्तन धोने के लिए जो बर्तन धोती हो। Okay, so welcome. So Ranjana ma'am, coming to your question now, please Upna. No, I am asking what are the elements from this crystal or the stone? जी, What are the elements? यूरिक एसिड में मैम क्रिस्टल्स, देखिए कुछ सर्टेन अमाउंट में उसमें यूरिया ऑफ कोर्स, जो बॉडी में जब भी कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी से रिमूव होना होता है, स्पेशली इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल है। पूरे वर्ल्ड में 2 ही तरह के सेल होते हैं, आइदर यूर प्लांट सेल और यूर एनिमल सेल। तो ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल इनहेरेंटली। तो यूरिया कुछ बहुत छोटी मात्रा में, बाकी जानवरों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, हमें थोड़ा सा कम होता है, बस बात है। Then secondly, especially if you are vegetarian,
तो प्लांट्स में एक चीज होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। I would request everyone to please turn on the mics. So, cellulose is basically plant based protein. उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोटीन हमारा बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और उसको in the correct way it is not able to digest it is not able to store it. तो लोग कई बार कहते हैं कि ऐसे अगर ऐसा ही होता तो फिर हर कोई नॉनवेज क्यों नहीं खाता। जो लोग पक्के वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो इट शुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं होता है। सेलुलोज को बॉडी से रिमूव करने के लिए इंटेस्टाइन का अपना एक सिस्टम है। अभी मैं वो ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट विल टेक द होल डे, so I will not explain it. Just to sum it up simply, सेल्यूलोस और यूरिया ये दो मेन चीजें होती हैं जो पाई जाती हैं क्रिस्टल में। इसके अलावा और उसमें कोई सॉल्ट वगैरह अलग अलग तरह के होंगे तो वो हर व्यक्ति के अपने किस तरह की उसकी डाइट है या किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहता है उस पर डिपेंड करता है। सो हर किसी के क्रिस्टल्स थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। इफ समवन हु इज लिविंग इन नॉर्थ इंडिया उसके में कुछ और मिलेगा, अगर कोई साउथ की तरफ रह रहा है उसमें कुछ और मिलेगा, कोई वेस्ट में रह रहा है उसमें कुछ और मिलेगा। एनवायरनमेंट क्योंकि अलग है, खाना पीना अलग है, सो these difference are shown in that crystal. जो मेन कंपोजिशन उसके जो दो मेन पार्ट्स हैं वो ये हैं, यूरिया एंड सेलुलोज। इसके अलावा बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। So, ये दो तीन चीजें हैं। बाकी और भी हैं तो जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही। थैंक यू जैसे डॉक्टर को भी इतना टाइम हो गया। जो सोयाबीन वगैरह जो प्रोटीन है, पनीर, इसमें भी सेलुलोज होता है? पनीर में नहीं होता, पनीर प्लांट बेस्ड थोड़ी है। पनीर अच्छा, तो प्लांट बेस्ड में होता है। प्लांट बेस्ड सोयाबीन में होता है लेकिन ना के बराबर। दैट इज द ओनली रीजन उसको बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज लगभग ना के बराबर है। अगर है भी, जितना है भी वो इतना है कि एक बार अगर आपने खाया भी तो उसको बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर लेगी, उतना वो डाइजेस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। वहीं जो नॉनवेज खाते हैं उनको ये टेंशन नहीं होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो शुरू से नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको कभी भी सेलुलोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं जो वेजिटेरियन होते हैं उनको होती है, या जो वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं। तो अब जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, जिसने कभी शायद कोई सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया पूरी जिंदगी, उसको ये टेंशन नहीं होगी। वो चाहे कितना भी खा ले, बाद में उसको पता है हमारा सब डाइजेस्ट हो जाएगा। So, if anyone has any other questions आप पूछ सकते हैं, otherwise we'll conclude. ओ डॉक्टर, एक चीज आपको पूछ रहे थे। जी जी जी। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है? तो बहुत वेरियस हमने सब चीज सुन लिया, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है? ओके सर, मैं जस्ट टू सम इट अप ब्रीफली। आपके जो सर्वाइकल स्पाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्कल टिल द पॉइंट ऑफ योर थोरैसिक वर्टिब्रे, उसमें टोटल 7 वर्टिब्रे होते हैं। सो C1 to C7, so 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिब्रे। हर वर्टिब्रे आपस में इंडिपेंडेंटली थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक वर्टिब्रे इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। वो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती। इट कैन ओनली मूव अप टू एन एक्सटेंट। बाद में फिर नेक को आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल, ये जितना भी जो भी मूवमेंट है नेक के, ये उसे कंट्रोल करते हैं। कुछ किसी भी कारण से, चाहे या तो आपका अगर कैल्शियम इंटेक कम है, या मसल टोन रिड्यूस हो गई है उम्र के साथ, या फिर कोई आर्थराइटिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नेक में कोई इंजरी हो जाती है, नेक में कई बार सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन इंडिविजुअल। वो मतलब वो आदमी, उसकी हालत मतलब
डेथ से भी बुरी होती है उसकी हालत ना पकड़ने में। तो उस केस में इफ इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोज अगर जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं अगर वो आपस में टच करने लगे और टच करने की वजह से उनकी जितने भी जो नर्व रूट्स हैं वो दब जाएं, देन वी कॉल इट अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। फ्रैक्चर होता तो वर्टिब्रे टूट के अलग हो जाती, देन इट्स अ सर्वाइकल फ्रैक्चर। और सर्वाइकल फ्रैक्चर आदमी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, गर्दन से नीचे योर एंटायर बॉडी कैन बी पैरालाइज्ड if anything were to happen. God forbid किसी के साथ हो ऐसा कभी, it is the worst thing that can happen to an individual. Death उसके सामने बहुत अच्छी लगेगी, मैं तो ये कहूँगा। हाँ। Patient देखें। Thank you very much, sir. Thank you, doctor. Thank you very much. Right, so I take Debafin time to time, doctors अनुराग। वही मैम जो नर्व रूट्स है ना वो नर्व दब गया। नर्व रूट्स के दबने पे जो एक वो जो टिंगलिंग सेंसेशन जाती है ना हाथों में, उसको रोकने के लिए होती है। गाबापेन के नाम से आती है, प्रीगैब के नाम से आती है, न्यूगाबा के नाम से भी आती है। 4-5 मतलब दवाइयां सेम है, सॉल्ट सेम है, बट कंपनी का नाम अलग है। इसके साइड इफेक्ट्स आल्सो गाबापेन में टाइम टू टाइम आई हैव टू टेक इट। कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऐसा नहीं होता। गाबापेन में बहुत साइड इफेक्ट है। गाबापेन में कार्डियोलॉजिस्ट दे डोंट एडवाइस गाबापेन हम ले अनलेस तो आपका हार्ट का सर्जरी ऑलरेडी हुआ है सर, जिसका कार्डियोलॉजिस्ट ने मना किया, फैमिली में हिस्ट्री रही हो पहले से, उसके अलावा ऐसा सच नहीं होता कोई साइड इफेक्ट। बट हाँ, अगर सपोज करिए आपके अगर जैसे स्टंटिंग हुई है, स्टंट डाला है, या किसी का कोई बाईपास सर्जरी हुई है, या अगर नहीं भी हुई है तो फैमिली में हिस्ट्री है कि दोनों पेरेंट्स को हुआ था या ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ था, या जो इमीडिएट अगर आपके रियल सिबलिंग्स जो हैं उनमें से अगर किसी को हुआ हो रिसेंटली, तब थोड़ा सा 2 बार सोचना पड़ता है वो दवाई प्रिस्क्राइब करने से। नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस, इन नॉट इन ऑल केसेस, बट इन सम केसेस। 10 में से 6 केस में तो होता है, थोड़ा डॉक्टर बाकी अगेन मैम ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इन चीजों को ना प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा होगा ही होगा, हम नहीं जानते, हमने फ्यूचर नहीं देखा। तो किसके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। वन हैज टू टेक दैट रिस्क। हाँ जी मैम, आप कहते हो कि कैल्शियम नहीं खानी चाहिए, तो डॉक्टर तो बोलते हैं कैल्शियम हमारी उम्र में खानी है, फिर क्या करें? डिपॉजिट होती है तो बड़े कैसे, जिए कैसे? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि कैल्शियम नहीं खाना चाहिए, कब कहा मैंने? नहीं, कैल्शियम नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम डिपॉजिट कभी नहीं कहा आज तक। कैल्शियम खाना चाहिए लेकिन सही मात्रा में, बीच में सही गैप देके। अच्छा, मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग। अगर आप पानी भी, अगर आप दिन में 10 लीटर पानी पी जाइए, कहने को तो पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप 10 लीटर पानी पी जाइए तो तबीयत तो खराब होगी ना फिर उससे। नहीं, मॉडरेशन में हमेशा अगर कैल्शियम लेना है तो ये नहीं कि सारा दिन लेते रहे, नहीं सारा दिन में एक ही गोली चाय खाओगे तो, लेकिन डिपॉजिट तो होता है वो फिर जाके अंदर होगा, थोड़ा थोड़ा तो किडनी में जाकर डिपॉजिट होगा। उससे बचाने के लिए ही मैंने ये बात कई बार कही है कि कैल्शियम जब भी लें तो ऑल्टरनेट मंथ बेसिस पर लें। एक पूरा महीना लिया अच्छे से, अगला महीना टच भी नहीं करना, फिर उससे अगला महीना लिया, उससे अगला महीना टच भी नहीं करना, तब वो किडनी में स्टोन नहीं बना। अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे एट अ स्ट्रेच, अनलेस योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इट, उनको पता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है या एब्जॉर्प्शन इतना पुअर है, तब बात अलग है। अगर नहीं, अगर आपका कैल्शियम ठीक दिखा रहा है आपकी रिपोर्ट्स, तो फिर भी लेनी चाहिए कि अवॉइड कर देनी चाहिए? अगर आपका कैल्शियम ठीक दिखा रहा है और अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, या फिर जिसमें उनको लगता है जिसके कारण से आगे चल के ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, तब अगर ना भी लें तो ठीक है। बट आफ्टर 50 वी जनरली से कि ले लेना चाहिए अपने आप को ना फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। 40-50 की एज होती है व्हेन यू आर समवेयर इन बिटवीन दैट ग्राफ ऑफ हेल्थ। आप अभी, आपकी सेहत बहुत एकदम अपने पीक पे भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, हाथ पैर चलते फिरते हैं अभी। By the time 70, 80, maybe even 90 years old, at that time, if some, God forbid, if some problem were to occur, तब आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे।
जैसा आप आज से 40 साल पहले कर पाते हैं। तो 40 साल पहले ही अगले आने वाले वो 40-50 साल के लिए अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर लेने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज तब हाथ पैर कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप ज्यादा उन पर जोर देंगे, हाथ पैर कहेंगे हम चल रहे हैं, बाय बाय। राइट, पर कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए तो खानी पड़ेगी ना, क्योंकि हो सकता है डेफिशिएंसी अभी ना हो सकता है वो जाके 50 साल बाद जाके भी, लेकिन 50 साल बाद का अगर आप वेट करेंगे तो फिर बॉडी उस टाइम पे आपका साथ नहीं देता। भाई हम तो खाते ही है, ऐसे पूछ रहे, आपने कह दिया ना खाओ। मैम अभी जो जितना खा रहे हैं वो खाते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वैसे ये डॉक्टर बाबा ने बोला था कि हाँ आपकी तरह कि थोड़े दिन खाओ फिर छोड़ दो, मैं तो 1 महीना खाती हूँ, 2 महीने छोड़ देती हूँ। मेडिसिन कोई भी जितनी भी बनती हैं, आप आज से नहीं पिछले 100 साल के, पिछले 1000 साल में जहाँ जितनी जो दवाई बनी है उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहे ही हैं। इवन जो नेचर में भी पाई जाती हैं कुछ जड़ी बूटियां, वो आप कहने को दे डोंट हैव साइड इफेक्ट्स, बट इन द लॉन्ग रन दे डू शो सर्टेन सिम्पटम्स। तो हर चीज परफेक्ट नहीं, आयुर्वेदिक भी सबको तो नहीं सूट कर जाता है, सबको सूट नहीं करती। राइट, सम पीपल से कि हमें होम्योपैथी ज्यादा सूट करता है, सम पीपल से हमें एलोपैथी सूट करता है, सम पीपल से हमें आयुर्वेदिक सूट करता है, एंड सम पीपल से हमें कुछ भी सूट नहीं करता। अब उसके लिए मतलब अब किससे शिकायत करें जाके? समझ खाओ जो जितना श्वास है वो। देखो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने आपका एक एक क्षण लिख के रखा हुआ, एक एक श्वास, तो फिर खाओ पियो मौज करो, जदों तक जिंदा रहना है, नहीं तो नासी। So इसीलिए try not to be too much self conscious about your symptom। और क्या बिंदास। मैं तो अपनी ओर से यही कहता हूँ, ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस ना हो। अनलेस देखिए प्रॉब्लम है तो है, उसको ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं और जरूर करेंगे। जहाँ नहीं कर सकते या जहाँ पर we know कि it's a part of the aging process, then we don't need to stress over it too much। चलिए, so आज की मीटिंग यहीं पे क्लोज करेंगे। Thank you everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the Physio Active team। So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, I'll see you tomorrow, bye bye।